हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बुद्धा क्लासेस में। और देखिए, जो कंटिन्यू हमारी सीरीज चल रही है यूपी पुलिस जी का जो बैच चल रहा है, और कंटिन्यू सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, बिना किसी देरी के अपने टॉपिक पर चलते हैं, क्योंकि काफ़ी क्लास इसमें हो चुकी हैं। ये 8वीं क्लास है, ठीक है, और 7 क्लास इससे पहले हो चुकी है हमारी प्राचीन भारत को लेकर के, ठीक है, जिसमें सब कुछ बताया जा रहा है, तुम्हें विद डिटेल में एक नॉलेज दी जा रही है, और जिसके माध्यम से आपके क्वेश्चन बनेंगे वहाँ से। और मैं क्वेश्चन ही बताता हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से कैसे बनते हैं, एक थ्योरी के टाइप में, और थ्योरी से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। आज का जो हमारा विषय है वो प्रमुख स्थल, क्योंकि कल एक करार दिया था मैंने प्रमुख स्थल, और उसमें वहाँ से कुछ प्राप्त अवशेष क्या क्या चीज़ें वहाँ से प्राप्त हुई हैं, ठीक है। ये जो चित्र दिख रहा है ना, ये भी है वहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट बात करें। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है पहला ही है, वो है मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो। पहले देख लेते हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई और किसके निर्देशन में इसकी खोज हुई थी। तो एक बार देख लेते हैं ज़रा इसको थोड़ा सा, ठीक है। मोहनजोदड़ो के बारे में बात करें तो देखिए इसकी खोज, ठीक है, पहले देखते हैं खोजकर्ता, ठीक है, किसके निर्देशन में हुई, ठीक है, निर्देशन में, कहाँ स्थित है, यानी किस देश में स्थित है, देश, नदी, ठीक है, और कि अन्य किस नाम से भी जैसे जाना जाता है, उपनाम। अन्य नामों की बात करें तो इसके अन्य नाम क्या क्या हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नामों की बात करें कि जैसे अन्य नाम कौन कौन से हैं इसके। तो देखिए, खोज की बात करें तो 1922 में इस स्थल की खोज हुई थी, ठीक है, 1922 में इस स्थल की खोज हुई थी। खोजकर्ता कौन थे, नाम था इनका राखलदास बनर्जी, ठीक है। इसके जो खोजकर्ता थे नाम था उनका राखलदास बनर्जी, ठीक है। बाद में बहुत सारे पुरातत्वविद आए थे, ठीक है, बहुत सारे इतिहासकार आए थे, बाद में इनकी खुदाई में योगदान दिया था, और भी आते हैं। 1927 में इसकी खुदाई शुरू होती है, ठीक है। शुरू तो देखिए 1921 से इसकी खुदाई शुरू हो जाती है। 1922 में ये स्थल उभर करके सामने आता है, प्रकाशन में आ जाता है, लेकिन 1927 तक वर्तमान में अभी भी इसकी खुदाई जारी है। समय समय पर अन्य चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे अभी हाल ही में रिसेंटली अभी कुछ महीनों पहले यहाँ पर यानी मोहनजोदड़ो में ही कुछ अभी भारी बारिश हुई थी पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, तो वहाँ पर कुछ मिट्टी खिसक गई थी, और मिट्टी के खिसकने के कारण वहाँ पर कुछ मूर्तियाँ निकली, और जब मूर्तियों का परीक्षण, उन मूर्तियों का जो, ठीक है, उन मूर्तियों का जब उसके बारे में जब जानकारी ली तो उन्होंने पाया कि वो बौद्ध काल से संबंधित मूर्ति बताई गई थी। महात्मा बुद्ध की मूर्ति निकली है, और वो मूर्ति थी जो गले में डालने वाली, जैसे आज हम गले में डाल लेते हैं, किसी देवी देवता की मूर्ति डाल लेते हैं, तो ऐसे वहाँ पे मूर्ति मिली थी। तो वो बुद्ध की मूर्ति थी जो गले में डाली जाती थी पहले, बुद्ध की मूर्ति, तो यहीं से प्राप्त हुई है वो, ठीक है। किसके निर्देशन में की गई थी, तो देखिए दोनों ही स्थल जो थे इसके, चाहे आपके हड़प्पा हो चाहे मोहनजोदड़ो हो, तो दोनों ही स्थल किसके निर्देशन में खुदाई हुई थी इनकी, ये नाम था इनका जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल के निर्देशन में, ठीक है, जॉन मार्शल के निर्देशन में इस स्थल की खुदाई हुई थी, ठीक है। उस समय निर्देशक थे ये, जैसे वहाँ पर निर्देशक थे पुरातत्व जो सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में, ठीक है, कर्जन के शासनकाल में हुई थी वो। तो वहाँ पे जैसे अब इसके जो डायरेक्टर थे, मेन डायरेक्टर जॉन मार्शल थे उस समय, और इनके निर्देशन में ही खुदाई हुई थी। देश की बात करें किस देश में स्थित है, तो देखिए वर्तमान पाकिस्तान में, वर्तमान जो पाकिस्तान है, ठीक है, वर्तमान पाकिस्तान, पहले भारत में ही था। 1947 15 अगस्त 1947 यानी 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। देखा जाए तो दोनों ही देश सेम समय पे, ठीक है, ये जो पाकिस्तान था भारत से अलग हुआ था, दोनों एक साथ डिवाइडेशन हुआ था दोनों का। लेकिन पाकिस्तान वालों को आज़ादी मनाने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो वो उन्होंने कुछ ज़्यादा ही पहले सेलिब्रेट कर दिया, एक दिन पहले, यानी कहने का मतलब 12 बजे वो आज़ाद हो गए थे, तो उन्होंने रात को ही सेलिब्रेशन करना शुरू कर दिया था। हमारे भारतीय लोगों को थोड़ा लेट पता चला था, पूरे भारत में जो बात फैली थी वो सुबह के समय में फैली थी, और अखबार उस समय पर चलते थे। तो बहुत, आज तो ऐसा कि समय है कि सोशल मीडिया का टाइम है कि कुछ भी बातें होती है तो 1 घंटे में पूरे देश में क्या पूरे विश्व में खबर फैल जाएगी, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो हमारे भारतीयों को बहुत बाद में खबर चली थी, कुछों को तो बेचारों को, कुछ स्थान ऐसे थे जिनको 2-2 3-3 दिन पता ही नहीं था कि हम आज़ाद भी हो गए हैं। तो 15 अगस्त से हमारा आज़ादी का यानी आज़ादी दिवस मनाया जाता है, और 14 अगस्त को पाकिस्तान का आज़ादी दिवस मनाया जाता है। तो पहले ये भारत का हिस्सा था, वर्तमान पाकिस्तान, याद रखना वर्तमान पाकिस्तान, ठीक है।
वर्तमान पाकिस्तान, पाकिस्तान में एक प्रांत है, प्रांत का नाम लिख लीजिए। प्रांत देखिए कभी प्रांत भी पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए प्रांत, ठीक है। पाकिस्तान का प्रांत है सिंध, ठीक है, ज़्यादा प्रांत नहीं है उसमें, तो सिंध प्रांत में ही है, ठीक है, सिंध प्रांत में, ठीक है। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। और ये जो देखिए सिंध प्रांत है, और सिंध प्रांत में ही एक आपके पड़ता है, ठीक है, यहीं पर ही पड़ता है आपके लरकाना, याद रखना लरकाना, लरकाना एक ज़िला पड़ता है। इस लरकाना ज़िले में, ठीक है, लरकाना ज़िले में ये स्थित है। नाम क्या है इसका? मोहनजोदड़ो, ठीक है, लरकाना ज़िले में स्थित है। नदी की बात करें तो देखिए याद रखना सिंधु नदी, कौन सी नदी है? सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है ये, सिंधु नदी के, ठीक है, दाएं तट पर, ठीक है, दाएं तट पर स्थित है, सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है ये। क्योंकि कभी क्वेश्चन पूछ ले कि किस नदी के तट पर स्थित है, सिंधु नदी, और कौन से तट पर स्थित है? दाएं तट पर स्थित है। दायां बायां मैंने पिछली क्लास में बताया था कि किसी नदी का दायां क्या होता है, किसी नदी का बायां कैसा होता है, ठीक है। अन्य नामों की बात करें तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य नामों से भी मोहनजोदड़ो को अन्य नामों से भी जानते हैं, ठीक है। इसके उपनाम भी हैं, कुछ अन्य उपनाम। कौन कौन से उपनाम है देखिए, इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है, मृतकों का टीला, ठीक है, मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला भी कहा जाता है, प्रेतों का टीला, ठीक है। देखिए क्वेश्चनों का कुछ पता नहीं है कहाँ से बन जाए, तो मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला भी कहा जाता है। इसे सिंधु का बाग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु का बाग भी कहा जाता है, सिंधु का बाग, ठीक है, इसे सिंधु का बाग भी कहा जाता है, याद रखना। इसे क्या कहा जाता है? सिंधु का बाग भी कहा जाता है। और देखिए ये जो स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, ठीक है। अब तक प्राप्त स्थलों में, जो अभी तक स्थल में प्राप्त हुए हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल वो कौन सा है? मोहनजोदड़ो ही है। देखिए पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल पूछा जाए, यानी पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा सबसे बड़ा स्थल है, तो वो मोहनजोदड़ो है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 250 हेक्टेयर में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ था, ठीक है। तो पहली बात तो ये देखना कि सबसे बड़ा स्थल, सभी स्थलों में सबसे बड़ा स्थल है ये, ठीक है, सबसे बड़ा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का ये सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। और देखिए इसे देखिए यहाँ पर क्या है कि ये सबसे बड़ा स्थल है, और यहाँ से कुछ चीज़ें भी प्राप्त हुई हैं, अभी चीज़ों पे भी चलेंगे हम, ठीक है। और देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा स्थल हो गया ये सिंधु घाटी सभ्यता का, और यहाँ से जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जैसे कि यहाँ पे एक जो आप जानते हैं, ठीक है, जो सबसे बड़ा स्नानागार भी है जो यहीं से प्राप्त हुआ है, और भी बहुत सारी चीज़ें यहीं से प्राप्त हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो ये तो मोहनजोदड़ो है, ठीक है, इसका जो नगर था, ठीक है, नगर जो था ये वाला पूरा नगर, तो ये नगर पूरी तरीके से दुर्गीकृत था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थलों को दो भागों में बांटा गया था। एक तो पूर्वी नगर और एक था आपका पश्चिमी नगर। ये पश्चिमी नगर थे, ये पूर्वी नगर थे। पश्चिमी नगरों की बात करें तो अपेक्षाकृत ऊंचे स्थान पर होते थे, ठीक है, और जो पूर्वी नगर होते थे वो अपेक्षाकृत निचले स्थान पर होते थे। और पूर्वी नगरों की बात करें तो इनमें ज़्यादातर सामान्य लोग रहते थे, गरीब लोग रहते थे, जबकि पश्चिमी नगरों की बात करें तो पुरोहितों के लिए, व्यापारियों के लिए, यानी जो अमीर वर्ग होता था वो इस वाले क्षेत्र में रहता था, और जो गरीब वर्ग होता था वो इस वाले क्षेत्र में रहता था, ठीक है। ये जो था पूरा का पूरा ही एक रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। क्वेश्चन ये पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जिसके दोनों नगर, यानी ऊपरी और निचले दोनों ही दुर्ग एक रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे, ठीक है। वह कौन सा नगर है जिसके दोनों ही दुर्ग, ठीक है, दोनों ही दुर्ग एक रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो ही एकमात्र ऐसा स्थल था जिसके दोनों नगर किससे घिरे हुए थे, ठीक है, दुर्गीकृत थे, एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे, ठीक है। आगे चलिए, देखिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी भी कहा जाता था। दो राजधानियाँ थीं, दो स्थल थे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। इन दोनों को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। एक हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है, हड़प्पा प्लस मोहनजोदड़ो, ठीक है, ये वाला मोहनजोदड़ो, ठीक है, इन दोनों को जुड़वा राजधानी कहा जाता था सिंधु घाटी सभ्यता की। और ये किसने कहा है? पिंगट महोदय ने। कभी पूछ लिया जाए तो याद रखना कि पिंगट महोदय के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता था? मोहनजोदड़ो को कहा जाता था। देखिए यहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी, जनसंख्या की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी, ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी यहाँ की। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल मैंने बता दिया 250 हेक्टेयर में क्षेत्रफल था इसका, हेक्टेयर, ठीक है, 250 हेक्टेयर था यहाँ का इसका क्षेत्रफल। चलिए, तो ये तो था सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल, सबसे बड़ा स्थल। अब यहाँ से कुछ चीज़ें प्राप्त हुई थी, उन चीज़ों को हम देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ से चीज़ें प्राप्त हुई थी, ठीक है। देखिए आपको अगर कोई भी कहीं पर डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
निश्चित ही आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा, ठीक है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए एक बेहतर तैयारी के लिए, ठीक है। बुद्धा एकेडमी आपके लिए एक बेहतर विकल्प है, ठीक है। चलिए इसमें आगे बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ से कुछ चीज़ें प्राप्त हुई थी, क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई थी वो देख लेते हैं। देखिए ये है विशाल स्नानागार, ठीक है। यहाँ से जो चीज़ें प्राप्त हुई थी, एक बार चलो चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं मोहनजोदड़ो से, क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं एक बार उन चीज़ों को देख लेते हैं चीज़ों को। तो देखिए यहाँ से जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त चीज़ें, ठीक है, प्राप्त चीज़ें, ठीक है। क्या क्या चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई हैं देख लेते हैं एक बार एक उसमें, ठीक है। क्या क्या चीज़ें यहाँ प्राप्त हुई हैं, तो यहाँ से जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट तो आपको पता ही है क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं। यहाँ पे नंबर फर्स्ट की बात करें तो सबसे पहला तो वही है विशाल स्नानागार। क्या है? विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार, ठीक है। अन्नागार भी यहीं पे प्राप्त हुए हैं, पुरोहित आवास भी यहीं पे प्राप्त हुए हैं, ठीक है। विशाल अन्नागार, पुरोहित आवास, ठीक है, पुरोहित आवास, पुरोहित आवास, ठीक है, पुरोहित आवास यहीं से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ से एक बौद्ध स्तूप भी प्राप्त हुआ है, बौद्ध स्तूप, ठीक है। नंबर 3 बौद्ध स्तूप, बौद्ध स्तूप, ठीक है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति। नंबर 4 देखिए बहुत क्वेश्चन आता है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति। अभी दिखाऊंगा, चित्र दिखाऊंगा मैं पूरा कहाँ से क्या है। पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ से जो जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं, फिर अभी नीचे चलेंगे उनको दिखाऊंगा मैं अभी आपको कि कौन सी चीज़ें क्या है और उसके बारे में बताऊंगा कि कहाँ से प्राप्त हुई है कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ठीक है। इसके साथ नाव के चित्र वाली, ठीक है, नाव के चित्र वाली एक मुद्रा प्राप्त हुई है, ठीक है। नंबर 5 तो नाव के चित्र वाली मुद्रा, ठीक है। वैसे देखा जाए तो देखिए मुद्राओं का जो चलन हुआ था बहुत बाद में हुआ था, ठीक है। सांकेतिक मुद्रा होती थी, पंचमार्क इनके सिक्के बोलते थे, पंचमार्क सिक्के, वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू हुए थे। लेकिन यहाँ पे भी देखिए जो आदान प्रदान होता था, वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, वस्तुएं आयात की जाती थी, निर्यात की जाती थी, यानी यहाँ का जो व्यापार पूरी तरीके से टिका हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार टिका हुआ था वो पूरी तरीके से वस्तु विनिमय पर आधारित था। वस्तु विनिमय मतलब एक वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु को ले लेना। जैसे आज भी गाँव में आप देखते होंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चावल के बदले गेहूँ बदल लिए, ठीक है, चावल के बदले गेहूँ ले लिए, या फिर गेहूं के बदले कुछ और चीज़ें ले लें, तो ये सब बोलते हैं वस्तु विनिमय, यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को ले लेना, ये वस्तु विनिमय होता है। और प्राचीन काल में जो जितना व्यापार होता था इसी पद्धति पर आधारित था, वस्तु विनिमय पर, ठीक है। कुछ जैसे आप वैदिक काल में देखोगे कुछ गाय के बदले कुछ चीज़ें खरीद लेते थे, ठीक है, वहाँ आएंगे अभी पढ़ेंगे उसको वैदिक काल को भी, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बात करें, यहाँ से लिंग पूजा के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं, नंबर 6, ठीक है, लिंग पूजा के प्रमाण, ठीक है, यानी शिवलिंग, ठीक है। इसे आप शिवलिंग से देख सकते हो, यानी लिंग पूजा के प्रमाण यहीं से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। नर्तकी कांसे की मूर्ति यहीं से प्राप्त हुई है, ये मैंने बता दिया है। इसके साथ साथ देखिए मिश्रित पशु की आकृति यहीं से प्राप्त हुई है, जो मिश्रित पशु, ठीक है, नंबर 7 मिश्रित पशु की आकृति, ठीक है, मिश्रित पशु की आकृति, ठीक है। और त्रिमूर्ति यानी एक 3 मुख वाले देवता की मूर्ति भी यहीं से मिली है, ठीक है। 3 मुख वाले देवता, त्रिमूर्ति यानी 3 मुख वाले देवता की मूर्ति यहीं से प्राप्त हुई है, ठीक है। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति यहीं से प्राप्त हुई है, ठीक है। यहाँ पे मिट्टी से बनी हुई घोड़े की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जो मिट्टी की बनी हुई थी। तो मिट्टी की बनी हुई घोड़े की मूर्तियाँ, मिट्टी की बनी घोड़े की आकृति यानी घोड़े की मूर्तियाँ यहीं से प्राप्त हुई। देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है, वो वहाँ पे क्वेश्चन अलग आता है, वो वाला अलग आता है कि घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं,
क्वेश्चन ये पूछ ले कि मिट्टी से बनी हुई घोड़े की मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो वो मोहनजोदड़ो है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आए कि घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आप याद रखना धोलावीरा और सुतकोटदा। ठीक है, अभी आएगा आगे उसे बताएंगे, धोलावीरा और सुतकोटदा। तो वहाँ से घोड़े के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, घोड़े के, ठीक है, घोड़े के दांत भी प्राप्त हुए हैं। तो बहुत सी जगह से घोड़े के कई जगह से अवशेष प्राप्त हुए हैं, एक जगह नहीं है, बहुत सी जगह हैं। लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में जो ज़्यादा पूछा जाता है वो आपके धोलावीरा और सुतकोटदा, ये दो ही ऑप्शन ज़्यादातर आते हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शनों को छोड़ दिया जाता है, बाकी ऑप्शन इतने ज़्यादा लिए नहीं जाते। घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए, मैंने बताया था कि घोड़े कहाँ से आए थे, भारत में कैसे आए, किस तरीके से आए। ठीक है, घोड़े के बारे में यहाँ पे कोई जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन इतना पता था कि लोग घोड़े से परिचित थे, यहाँ के लोग घोड़े से परिचित थे। गाय से परिचित नहीं है, लेकिन गाय के भी अवशेष पाए गए हैं। जब आपके प्रागैतिहासिक काल में गाय के बारे में जानकारी है, तो ऐसा नहीं माना जा सकता कि यहाँ के लोग गाय के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन गाय का एक भी चित्र नहीं पाया जाता, किसी भी मुद्राओं पर, किसी भी चीज़ पर यहाँ पर गाय का कोई चित्र नहीं पाया जाता, इसलिए गाय के बारे में यहाँ के लोग जानते नहीं थे। क्वेश्चन ये आता है कि निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पशु से अज्ञान थे, यानी किसी पशु के बारे में नहीं जानते थे। वहाँ आपको घोड़ा भी दिया जाएगा, ऊँट भी दिया जाएगा, ठीक है, हाथी भी दिया जाएगा और आपके गाय भी दी जाएगी। ठीक है, तो आपने सामान्यतः सभी पढ़े कि एक कुबड़ वाला सांड इनका प्रिय पशु था। ठीक है, बैल इनका प्रिय पशु था, पूजनीय पशु था। तो ये सब आप पढ़ चुके हो। वहाँ पे एक श्रृंगी जानवर प्रिय पशु था, ठीक है, पूजनीय पशु था। लेकिन उसमें आप ये घोड़े, ये आपके घोड़े हो गया, ऊँट हो गया, हाथी हो गया, ये नहीं पढ़ते आप। उसमें क्या होता है कि आप टिक कर दोगे, ऊँट को टिक कर दोगे कि ऊँट के बारे में हमें पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, लेकिन ऊँट की अस्थियाँ भी पाई गई हैं, ऊँट के बारे में बताऊंगा आगे। ठीक है, घोड़े के, हाथी के बारे में लोग जानते थे। यहाँ पे गाय के बारे में नहीं पता था इन्हें, गाय से अनजान थे लोग, तो इसलिए गाय के बारे में यहाँ से पता नहीं था। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट बात करें इसमें ही, तो सीटदार शौचालय यहीं से पाया गया। सीटदार शौचालय यानी इंग्लिश टॉयलेट। ठीक है, नंबर 10 इंग्लिश टॉयलेट, सीटदार शौचालय। ठीक है, सीटदार शौचालय। ठीक है, जो आज के ज़माने में यूज किया जाता है सीटदार शौचालय यानी इंग्लिश टॉयलेट, वो यहीं पर ही सिंधु घाटी सभ्यता यहीं से पाया गया, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, ठीक है, 21 मानव कंकाल भी पाए गए हैं यहीं से, 21 मानव कंकाल। ठीक है, 21 मानव कंकाल, 21 मानव कंकाल। ठीक है, अब देखिए 21 मानव कंकाल ये कहाँ से प्राप्त हुए, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 21 मानव कंकाल सिंधु घाटी सभ्यता का जो दुर्ग था, इसको 3 भागों में बांटा गया था। पूर्वी जो दुर्ग था, पूर्वी वाला दुर्ग, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूर्वी दुर्ग था, इसको 3 भागों में बांटा गया था, जिनमें HR सेक्टर था, एक तो HR सेक्टर, ठीक है, HR सेक्टर, ठीक है, एक था आपके VH सेक्टर, ठीक है, VH सेक्टर, और एक था आपके ठीक है, एक था आपके DK सेक्टर। तो 3 सेक्टर थे इसके, जिनमें से HR सेक्टर से तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है और यहीं के आसपास 21 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में एक भी कब्रिस्तान प्राप्त नहीं हुआ है। इसे बेशक मृतकों का टीला कहा जाता था। 21 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक भी कब्रिस्तान नहीं था। ठीक है, शवों को दफनाने का प्रारंभ यहीं से प्राप्त होता है कि शवों को दफनाने के प्रमाण। नंबर 12 की बात करें तो शवों को शवों को जलाने का प्रमाण, शवों को जलाने के प्रमाण यहीं से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कि शवों को जलाया जाता था यहाँ पे, और मैंने बताया था कि आप वहाँ पे जब आया था कि उसमें प्रागैतिहासिक काल में जब नवपाषाण काल आया था, तो नवपाषाण काल में मैंने बताया था कि मानव इतना सभ्य हो गया था कि उसने जो इंसान मर जाता था उसको जलाने के लिए, दफनाने के लिए, ठीक है, 3 पद्धतियों का उसने प्रयोग किया था। जलाना, आंशिक समाधान, पूर्ण समाधान, ठीक है, और उसके बाद दफनाने की प्रक्रिया उन्होंने शुरू की थी। ठीक है, आंशिक समाधान, पूर्ण समाधान और जलाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी उन्होंने। तो वही आगे चल करके ये प्रक्रिया यहीं पे चलती थी, नाम था इसका मोहनजोदड़ो। ठीक है, आगे देखिए, अब देख लीजिए थोड़ा सा चित्र, कौन सा कहाँ पे है। ठीक है, देखिए ये दिख रहा है, ये वाला, ये है विशाल स्नानागार। क्या है? विशाल स्नानागार। थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं, विशाल स्नानागार के बारे में। ठीक है, देखिए विशाल स्नानागार की बात करें तो इसकी लंबाई चौड़ाई और इसको देख करके बात कर लेते हैं, इसको क्या कहा था, ठीक है, किसने क्या कहा इसके बारे में। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो लंबाई, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी थी, लंबाई की बात करें तो 11.88 मीटर दिख रहा है, 11.88 मीटर। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है लंबाई चौड़ाई, ठीक है, ये लंबाई है, ये आपकी कितनी थी, 11.8 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक, देखिए ये रहा, यहाँ से यहाँ तक कितना था, ये 11.88 मीटर था, ये पूरा का पूरा 11.88 मीटर। ठीक है, वहीं इसकी चौड़ाई की बात करें, यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई, ठीक है,
इसकी चौड़ाई थी 7.01 मीटर, इसकी चौड़ाई थी 7.1 मीटर। और इसकी गहराई की बात करें, डेप्थ आप देख रहे हैं, डेप्थ देखो ये रहा डेप्थ यहाँ तक है, ठीक है, डेप्थ ये गहराई है पूरी, तो इसकी गहराई थी 2.43 मीटर, इसलिए इसको विशाल स्नानागार कहा गया है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे आश्चर्यजनक निर्माण था उस समय का, तत्कालीन समय का सबसे आश्चर्यजनक निर्माण। इसलिए एक व्यक्ति थे जॉन मार्शल, ठीक है, जिनके निर्देशन में इसकी खुदाई हुई थी, उन्होंने इसको क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि ये आश्चर्यजनक निर्माण है, ठीक है। आश्चर्य मतलब समझ रहे हो ना, कि अचानक बन कैसे गया ये, लोगों ने उस समय बनाया कैसे, जब लोग इतने सभ्य नहीं थे उस समय के, तो उन्होंने ऐसी सभ्यता का निर्माण कैसे किया, लोग पक्के घरों में कैसे रहना उन्होंने शुरू किया, यहाँ की सभ्यता इतनी उन्नत और विकसित अवस्था में कैसे थी, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा था। और देखिए ये जो अवशेष पाए गए थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी अवशेष पाए गए हैं, ये इसको और भी ज़्यादा कठिनता की ओर ले जाते हैं, क्योंकि अभी भी इसके जो अवशेष पाए गए हैं, अभी भी मैंने बताया था कि यहाँ से भी बौद्ध मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। अभी लगभग 5-6 महीने पहले की बात है, अभी बारिश हुई थी पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, तो वहाँ से कुछ महात्मा बुद्ध की कुछ मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी, जो गले में पहने जाने वाली मूर्तियाँ थी, ठीक है। तो वो प्राप्त हुई हैं, तो वो उनकी जब जानकारी निकाली गई, उनका काल निर्धारण किया गया था, तो उनको 3000 साल पुराना बताया गया है। जबकि महात्मा बुद्ध की बात करें तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ है 563 BC में, इनका जन्म माना जाता है, ठीक है। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता इससे भी कम से कम 1000-2000 साल पहले, ठीक है, आ चुकी थी। तो ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर बुद्ध की मूर्तियाँ कैसे आईं, कहाँ से आईं, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म बहुत पहले से चलता आ रहा था। बाद में जैसे आप मान लीजिए महावीर स्वामी की बात करें, ठीक है, जैन धर्म की बात करें, तो जैन धर्म के संस्थापक पहले कौन माने जाते हैं, ऋषभदेव या आदिनाथ, जिनका उल्लेख मिलता है वैदिक काल में, ठीक है। जब आर्य भारत आए तो वैदिक काल में इनका उल्लेख मिलता है। तो ऐसे जैसे बाद में वास्तविक संस्थापक कौन बने उसके, महावीर स्वामी, तो ऐसे माना जाता है कि महात्मा बुद्ध उसके अवतार थे। बौद्ध धर्म बहुत पहले चलता आ रहा था, प्राचीन काल से बौद्ध धर्म चलता आ रहा था, ठीक है। तो 563 में तो इनका जन्म हुआ था सिद्धार्थ का, उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना, यानी वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है महात्मा बुद्ध को। जब ये मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं तो वो 3000 साल पहले पुरानी बताई गई, सिंधु घाटी काल से बताई गई हैं बुद्ध की मूर्तियाँ। चलिए ठीक है, हम अपने टॉपिक पर आते हैं वापस, वो बाद में जब महात्मा बुद्ध वाला आएगा उसमें करेंगे। तो इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी, और इसे आश्चर्यजनक निर्माण किसने बताया है, आश्चर्यजनक निर्माण की बात करें तो इसका आश्चर्यजनक निर्माण कहा है जॉन मार्शल ने, ठीक है। तो जॉन मार्शल के अनुसार ये उस समय तत्कालीन विश्व की आश्चर्यजनक निर्माण था, ये जॉन मार्शल ने कहा है, ठीक है। ये आपके, ठीक है, सबसे बड़ा स्नानागार है सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट बात करें, देखिए ये रे पशुपतिनाथ, यानी त्रिमूर्ति, यानी 3 मुख वाले देवता की आकृति है ये, ठीक है। इसे पशुपतिनाथ कहा जाता है, क्योंकि आप देखेंगे नीचे, देखिए यहाँ पे जानवर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जानवर, सांप भी दिखाई दे रहे हैं, इधर सांप है, ठीक है, इधर जानवर है, इधर सांप है, ठीक है। थोड़ा नीचे करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए ये रे, ये सांप है और इनके हाथ में ये यहाँ पर देखिए, आप भाला देखा होगा, भाला के अगले वाला जो हिस्सा होता है वो है, ठीक है। तो ये त्रिमूर्ति जैसे देखा जाए तो यहाँ पर स्त्री का चित्र है ये, लेकिन 3 मुँह है इसके, तो 3 मुख वाले देवता का यहाँ पे चित्र था, इसे हम 3 मुख वाले देवता कहते हैं, ठीक है। यानी पशुपतिनाथ की बात करिए इसमें। और देखिए ये वाले, देखो यहाँ पे पशु, इनके आसपास पशु होते थे। ऐसा माना जाता है कि उस समय जब ये पशु चलाने जाते थे तो उस समय जब कोई व्यक्ति थक जाता तो वो आराम करने के लिए किसी पेड़ वेड़ के पास बैठ जाते थे, तो बैठने के बाद इसके आसपास जानवर भी बैठ जाते थे, तो ऐसा भी मानते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए ये रही पशुपतिनाथ की मूर्ति। आगे नेक्स्ट बात करें, देखिए ये रहा, कहाँ से, ये तो थे पुरोहित का धड़, देखिए पुरोहित का धड़ भी यहीं से पाया गया है, ये शायद छूट गया तो इसको ध्यान रखना, ये है पुरोहित का धड़, ठीक है। ये पुरोहित का धड़ है, ठीक है, ये है पुरोहित का धड़, पुरोहित के धड़ के आकृति और पुरोहित आवास। ठीक है, पुरोहित के धड़ के आकृति ये पाई गई है, और ये पुरोहित का आवास भी यहीं से पाया गया है, ठीक है। मैंने बताया था पुरोहित का आवास यहीं से पाया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से ही पाया गया है। आगे देखिए नेक्स्ट बात करें, इसमें और क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं, ठीक है। देखो ये एक पुरोहित राजा लिख रखा है इसमें,
देखिए ये वाली, ये है नर्तकी की कांसे की मूर्ति, ठीक है। आप इनको देख लीजिए पहले एक बार, काफ़ी पढ़े हैं, ठीक है। तो ये थी नर्तकी की मूर्ति, यानी कांसे की नर्तकी की मूर्ति जो बनी हुई है नटराज। आपने सुना होगा नटराज, नटराज का नाम सुना होगा, नटराज भगवान, ठीक है। तो उनसे संबंधित बताया जाता है इन्हें को, ठीक है। तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, और कहाँ से प्राप्त हुई है इसके बारे में बात करें तो कहाँ से प्राप्त हुई है कांसे की नर्तकी की मूर्ति। तो मैंने बताया था कि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूर्वी टीला था, कौन सा टीला था, पूर्वी टीला, ठीक है। पूर्वी टीला था सिंधु घाटी सभ्यता का, और इस पूर्वी टीले को भागों में बांटा गया था। कौन कौन से भाग थे मैंने बताया था अभी से, HR सेक्टर, VS सेक्टर और DK सेक्टर, ठीक है। जो पूर्वी टीला था इसको 3 भागों में बांटा गया था, पूर्वी टीले को, ठीक है। HR सेक्टर, ठीक है, VS सेक्टर और DK सेक्टर, ठीक है। ये 3 सेक्टर थे, ठीक है। इन 3 सेक्टरों में यानी पूर्वी टीले को 3 भागों में बांटा गया था। तो जो नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, वो HR क्षेत्र से ही प्राप्त हुई है, ध्यान रखना। कभी पूछ ले, कभी आजकल पता, देखिए क्वेश्चनों का कुछ पता नहीं है, कहाँ से पूछ सकता है क्वेश्चनों को, ठीक है। क्वेश्चन का कोई तरीका नहीं है, कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। कभी डिटेल में भी जा सकता है, कभी ऊपर से नॉर्मली भी पूछ लेता है कि नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, यानी ठीक है, डांस करती हुई मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, कांसे की, तो वो कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से। पहले तो याद रखना मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और पूछ ले कि कौन से क्षेत्र से प्राप्त हुई है, तो HR क्षेत्र से प्राप्त हुई है। और इसी के आसपास देखिए यहीं से ही मैंने बताया था 21 मानव कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं, 21 मानव कंकाल भी इसी वाले क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो याद रखना क्या प्राप्त हुए हैं, 21 मानव कंकाल और आपके नर्तकी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ठीक है, पूर्वी वाले क्षेत्र से प्राप्त हुई है, HR क्षेत्र से, ठीक है, HR क्षेत्र से। चलिए आगे नेक्स्ट बात करें। ठीक है, अगले स्थल की बात करते हैं लोथल की, ठीक है, लोथल। ठीक है, देखिए ये लोथल है। पहले मैं एक बार थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ आपको लोथल के बारे में कि लोथल की खोज किसने की, कब हुई थी इसकी खोज, लोथल की किसके द्वारा की गई थी खोज, ठीक है। तो लोथल की बात करें तो देखिए लोथल की खोज जो हुई थी 1954, 1955, मैंने बताया था 1954-55 में लोथल की खोज हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी, SR राव के द्वारा। किसके द्वारा, SR राव के द्वारा, ठीक है। तो लोथल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। खोज, ठीक है, खोजकर्ता, ठीक है, वर्तमान में कहाँ स्थित है, देश की बात करें तो देखिए देश यानी किस में स्थित है, ठीक है। मैंने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था 3 देशों तक इसका विस्तार पाया गया है। और याद होना चाहिए कि कौन से उसमें क्षेत्र में स्थित है। राज्य की बात करेंगे, ठीक है, देश, राज्य, ठीक है, राज्य में कौन से में स्थित है। और नदी की बात करें, नदी, ठीक है। और सन की बात करते हैं, सन यानी कौन से सन में इसकी खोज हुई थी, ठीक है। तो देखिए खोज, सॉरी सन वो ऊपर ही हो जाएगा, खोज कब हुई थी। तो खोज की बात करें तो 1954-55, ठीक है, 1954-55, मैंने कल ही बताया था 1954-55। तो इसकी जो खोज हुई थी 1954-55 में हुई थी। और खोजकर्ता कौन थे, SR राव, SR राव इसके खोजकर्ता थे, SR राव, ठीक है। इनका पूरा नाम है शिकारीपुरी रंगनाथ राव, याद रखना। कभी कभी ऐसा होता है कि देखिए ऑप्शन में हमारे शॉर्ट में ना दे करके पूरा लॉन्ग में दे देता है कि बताइए निम्नलिखित में से लोथल के खोजकर्ता कौन थे, और वहाँ पे दे दिया कि शिकारीपुरी रंगनाथ राव, ठीक है, अमलानंद घोष, ठीक है, और जगतपति जोशी, ठीक है, जगतपति जोशी, या फिर रविंद्र सिंह बिष्ट यानी RS बिष्ट, JP जोशी, ठीक है। तो ये अगर मान लीजिए ये दे रखे हो ऑप्शन में, आपने तो सिर्फ इतना ही पढ़ रखा हो कि SR राव के द्वारा इसकी खोज की गई थी, तो वहाँ पे आपको नहीं पता होगा शिकारीपुरी रंगनाथ राव इनका पूरा नाम है, तो आप क्या करेंगे, कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अगर कोई ज़्यादा ही चालाक से होते हैं, जो समझ बूझ वाले होंगे, तो वो पता हो जाएगा उन्हें कि SR राव यानी पूरा शिकारीपुरी रंगनाथ राव पूरा नाम, ठीक है। वैसे राव अगर पीछे RR लिखा हुआ तो वहाँ पे देखिए आप फिर भी लगा सकते हैं राव को लेकर के, ठीक है। तो याद होना चाहिए इनका पूरा नाम शिकारीपुरी रंगनाथ राव। देश की बात करें तो भारत, ठीक है, कहाँ पर स्थित है ये, भारत में, ठीक है। लोथल कहाँ पर स्थित है, भारत में, हम लोथल की बात कर रहे हैं। राज्य की बात करें तो देखिए गुजरात, ठीक है, गुजरात। तो ये गुजरात राज्य में स्थित है।
और देखिए किस नदी के तट पर है, देखिए गुजरात राज्य में। और ज़िले की बात करें तो अहमदाबाद ज़िला, ठीक है, याद रखना, ज़िले भी पूछ ले तो ज़िला याद रखना अहमदाबाद ज़िला, ज़िला भी पूछ ले तो अहमदाबाद ज़िला, ठीक है, अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद, ठीक है। और नदी की बात करें तो देखिए नदी की बात करें तो भोगवा नदी, ठीक है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है ये भोगवा नदी, ठीक है। तो लोथल किस नदी के तट पर स्थित है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और देखिए इसको, इस स्थल को, ठीक है, अन्य बिंदु की बात करें, अन्य बिंदु क्या है इसमें, तो इस स्थल को किस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, याद रखना अन्य बिंदु, तो ठीक है, इसे लघु मोहनजोदड़ो या लघु हड़प्पा भी कहा जाता है, ठीक है, लोथल को लघु मोहनजोदड़ो व लघु हड़प्पा भी कहा जाता है। ठीक है, यानी लोथल को लघु मोहनजोदड़ो व लघु हड़प्पा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो थी लोथल से संबंधित कि इसकी खोज कहाँ पर हुई, एक बार फिर से देख लीजिए, 1954, 1955, ठीक है। खोजकर्ता SR राव, देश भारत, राज्य की बात करें गुजरात, जिला अहमदाबाद, और नदी है इसकी भोगवा नदी। कौन सी नदी, भोगवा नदी के तट पर है ये। और अन्य बिंदु की बात करें लघु मोहनजोदड़ो व लघु हड़प्पा भी कहा जाता है इस स्थल को, ठीक है। यहाँ से जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं, एक बार उन चीज़ों को देख लेते हैं, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर प्राप्त हुई हैं, ठीक है। देखिए ये दिख रहा है, ठीक है, ये है आपके मन के बनाने का कारखाना, ठीक है, यहाँ पर मन के बनाए जाते थे, ठीक है। ये अस्त व्यस्त थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि आपको शायद सही दिख भी नहीं रहा होगा, ठीक है, हाँ सही दिख रहा है मुझे, थोड़ा नज़दीक से थोड़ा वैसे दिख रहा है, ठीक है। तो ये था, यहाँ पे कुछ टूटा फूटा सा हो गया है, तो ये कारखाना है, ठीक है, मन के बनाने का कारखाना। यहाँ से कुछ चीज़ें प्राप्त हुई थी, तो उनको चीज़ों को हम देख लेते हैं। पहले एक बार देख लेते हैं कि यहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक स्नानागार, ठीक है, यहीं से प्राप्त हुआ है, प्राप्त चीज़ें, ठीक है। अवशेष यानी क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं, अवशेष क्या प्राप्त हुए हैं, तो देखिए, ठीक है, एक स्नानागार, स्नान गृह, ठीक है, एक स्नानागार यहीं से प्राप्त हुआ है। देखिए स्नानागार हर एक घर में बने हुए थे, यानी बड़े नहीं थे लेकिन छोटे, एक दो बाथरूम बना हुआ था, ठीक है, एक आंगन होता था, और आंगन के चारों, देखिए यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो अधिकतर घर बने हुए थे वो इस टाइप में बने हुए थे, आयताकार टाइप में, ठीक है, आयताकार वर्गाकार टाइप में। इसमें क्या होता था कि बीच में एक आंगन होता था, जैसे आप अभी भी अगर आप देख सकते हैं भारत में ये जो चीज़ें आपको मिलेंगी, दक्षिण भारत में आपको देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पर क्या होता था, इसके चारों माई कमरे बने होते थे, इधर कमरा बना होता था, इधर कमरा बना होता था, ठीक है। आप दक्षिण भारत में, आपने शायद दक्षिण भारत की मूवी देखी होंगी, साउथ की मूवी देखी होंगी, तो उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि बीच में एक आंगन होता था, खुला हुआ आंगन, ठीक है, खुला हुआ आंगन होता था, उसके चारों तरफ रूम बने यानी कमरे बने होते थे, ठीक है। बराबर में ही एक यहीं पर ही बाथरूम होते थे, रसोई होती थी, ठीक है। तो घर जो बने होते थे पक्की ईंटों के बने होते थे, निकासी जल निकास व्यवस्था बहुत उत्तम अवस्था में थी। अभी आगे बात करेंगे, नगर नियोजन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक बार थोड़ा देख लेते हैं घर के बारे में, ठीक है। तो ये था, तो स्नानागार, यहीं से स्नानागार भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। युगल समाधान, ठीक है, युगल समाधान यहीं से प्राप्त हुए हैं, युगल समाधान, युगल समाधान, ठीक है, युगल समाधान यहीं से प्राप्त हुए। देखिए युगल समाधान क्या होता है, देखिए युगल समाधान जहाँ पर दो कंकाल एक साथ प्राप्त हुए हैं, एक ही कबर से दो कंकाल प्राप्त हुए हैं। ऐसा भी माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग यानी अपने रिलेटिव जो होते थे, ठीक है, उनको अलग ना दफना करके एक ही कबर का यूज करते थे। यानी मान लीजिए जैसे आज कोई ख़त्म हो गया, उसके बाद साल 2 साल बाद कोई ख़त्म हो गया, तो उसी कबर को खोद करके, यानी उसी जगह को खोद करके वहीं पर दफना देते थे। कभी कभी ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर सती प्रथा के प्रमाण भी पाए गए हैं, यहीं से लोथल से सती प्रथा के प्रमाण भी पाए गए हैं, ठीक है। तो सती प्रथा के प्रमाण, ऐसा माना जाए यहाँ से सती प्रथा के प्रमाणों का भी संकेत मिलता है कि यहाँ पर जो युगल समाधान पाए गए हैं कि जो लोग होते थे, यानी जो पुरुष होता था, पुरुष के मरने के बाद उसकी स्त्री, ठीक है, उस स्त्री भी उसके साथ ही, ठीक है, अपने प्राण त्याग देती थी। तो यहाँ पे सती प्रथा के प्रमाण मिलते हैं,
ठीक है। ऐसा कोई प्रमाणिक नहीं है कि सती प्रथा के प्रमाण ही है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सती प्रथा के प्रमाण, ठीक है, कि सती प्रथा प्रचलन में थी, लेकिन अधिकतर विद्वानों ने सती प्रथा को यहाँ पर मना किया है, नहीं माना है कि सती प्रथा यहाँ पर नहीं चलती थी। ठीक है, घोड़े की मिट्टी की मूर्तियाँ यहीं से प्राप्त हुई हैं, घोड़े की, ठीक है, मिट्टी की मूर्तियाँ, ठीक है, घोड़े की मिट्टी की मूर्तियाँ भी यहीं से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, और देखिए वो वहाँ पे थोड़ा मोहनजोदड़ो वाले में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वहाँ घोड़े के दांत प्राप्त हुए थे, घोड़े की मिट्टियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं, उसका याद रखना। ठीक है, थोड़ा सा वो हो गया था। ठीक है, घोड़े की मिट्टी की मूर्तियाँ यहीं से प्राप्त हुई हैं, मोहनजोदड़ो से नहीं हुई हैं। वहाँ पे आप उसको कर लेना, घोड़े के दांत। अभी मैं दिखाता हूँ कौन सा है वो, देखिए, चलिए बाद में दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए, घोड़े की मिट्टी की मूर्तियाँ। ठीक है, मन के बनाने का कारखाना, मन के बनाने का कारखाना, ठीक है, मन के बनाने का कारखाना यहीं से प्राप्त हुआ है। ठीक है, मन के बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है, यहीं से प्राप्त हुआ है। ठीक है, मन के बनाने का कारखाना, यहाँ से गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? गोदीवाड़ा। ठीक है, अभी आप देखेंगे गोदीवाड़ा, तो गोदीवाड़ा यहीं से प्राप्त हुआ है, एक गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। गोदीवाड़ा में एक ऐसा रास्ता था यहाँ पे, यानी एक ऐसा क्षेत्र था ये गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा मतलब बंदरगाह समझ सकते हैं, तो यहाँ से ही प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर आने के लिए एक प्रवेश द्वार होता था। ठीक है, क्या होता था? प्रवेश द्वार होता था, नहीं यहाँ पर नहीं, प्रवेश द्वार होता था। और वहाँ पर नावें अंदर आती थी, यानी जो जहाज होते थे, नावें होती थी, वो अंदर आते थे। इसका लंबाई चौड़ाई बताइए, प्रवेश द्वार होता था वहाँ पर, उसकी लंबाई चौड़ाई बताइए कि किस तरफ इसका प्रवेश द्वार होता था। ठीक है, आटा पीसने की चक्की यहीं से प्राप्त हुई है, आटा पीसने की चक्की, आटा पीसने की चक्की यहीं से प्राप्त हुई है। और देखिए इसी के साथ साथ सेल खड़ी की मोहरें यहीं से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, सेल खड़ी की मोहरें, ठीक है, सेल खड़ी की मोहरें यहीं से प्राप्त हुई हैं। और देखिए नालियों में सोख्ता गड्ढे, नालियों में सोख्ता गड्ढे, ठीक है, नालियों में सोख्ता गड्ढे यहीं से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए अन्नागार, ठीक है, अग्नि पूजा के संकेत भी प्राप्त हुए हैं यहीं से, कि यहाँ के लोग अग्नि की पूजा करते थे। ठीक है, अग्नि पूजा के संकेत, अग्नि पूजा के संकेत भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि लोग यहाँ पर अग्नि पूजा करते थे। ठीक है, सीप यहीं से प्राप्त हुए हैं, सीप। ठीक है, सीप जो समुद्र से निकाली जाती है, सीप, तो सीप उद्योग भी यहीं पर होता था। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट बात करें। ठीक है, देखिए ये मन के बनाने का कारखाना। ठीक है, ठीक है, देखिए ये घोड़े की आकृति। ठीक है, ये मिट्टी की बनी हुई घोड़े की आकृति थी, ये वाली घोड़े की आकृति है, मिट्टी से बनी हुई घोड़े की आकृति। ठीक है, मिट्टी की बनी हुई घोड़े की आकृति ये जो प्राप्त हुई है, ये कहाँ से ही प्राप्त हुई है? ये हुई है लोथल से। ठीक है, मिट्टी, घोड़े की आकृति मिट्टी से बनी, मिट्टी से बनी घोड़े की आकृति। ठीक है, ये भी लोथल से प्राप्त हुई है। ठीक है, सैल खड़ी की मोहरें, ये वाली जो दिख रही है आपको, ये सैल खड़ी की मोहरें हैं। ठीक है, क्या है ये? सैल खड़ी की मोहरें। सैल खड़ी की मोहरें, ठीक है, सैल खड़ी की मोहरें भी यहीं से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, और देखिए ये रहा, ये है गोदीवाड़ा। ठीक है, ये गोदीवाड़ा है, देखो ये आपको नाव दिख रही होंगी, यानी एक पूरा बंदरगाह की तरह था, ये पूरा बंदरगाह था यहाँ पे। तो देखिए एक क्वेश्चन भी आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह क्या था, कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह के बारे में बताइए। देखिए क्वेश्चन आया भी है, FCI में क्वेश्चन आया है अभी अभी FCI के असिस्टेंट के एग्जाम हुए हैं, और इसमें पूछा गया क्वेश्चन है ये
कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह, याद रखना प्रमुख बंदरगाह, ठीक है। तो प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? प्रमुख बंदरगाह, ठीक है। अभी पूछा गया क्वेश्चन है, 7 तारीख में एग्ज़ाम हुआ था, अभी पिछले महीने में 7 तारीख में एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। तो उस 7 तारीख में सुबह की शिफ्ट में, यानी सुबह की मॉर्निंग शिफ्ट में ये पूछा गया सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो याद रखना लोथल। 4 ऑप्शन दे रखे थे उसमें, तो लोथल, ठीक है। देखिए लोथल अकेला नहीं था, लोथल के साथ साथ और भी बहुत सारे बंदरगाह थे, लेकिन ये बहुत प्रसिद्ध बंदरगाह था। यहाँ से व्यापार होता था विदेशों के साथ, ठीक है। आपको ये नाव दिख रही है, देखिए कि नाव ये रही, ठीक है। इस पर आदमी बैठे हैं यहाँ पे, ये रहे चप्पू लेकर के, ठीक है। देखिए ये नाव दिख रही है, एक नाव ये रही यहाँ पे और एक नाव ये रही यहाँ पे, ठीक है। और ये यहाँ पे देखिए कुआं दिख रहा है आपको, ये रहा कुआं, ठीक है। यहाँ पर घड़ा सर पे है, एक स्त्री जा रही है पानी लेकर के यहीं से भर के, ठीक है। ये पाल है और ये व्यक्ति है कोई नाव में बैठा, और इधर भी है देखिए यहाँ पे ये रहे, ठीक है। ये घर बने हुए हैं, ये वाले बने हुए, देखो ये रहे घर, ठीक है, मकान बने हुए हैं। तो ये लोथल का वो चित्र है, गोदीवाड़ा है ये, ठीक है। अब देखिए ये देखिए प्रवेश द्वार है इसका, ये रहा प्रवेश द्वार, ठीक है। ये प्रवेश द्वार है, यहाँ से नाव अंदर आती थी, ठीक है। ये पूरा समुद्री एरिया है इधर वाला, तो यहाँ से नाव अंदर आती थी इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से अंदर आती थी, यहाँ से ये वाला क्षेत्र ये रहा, ये ना। तो 223 मीटर लंबाई, 223 मीटर इसकी लंबाई थी, आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक पूरा इसकी गोदीवाड़ा की जो लंबाई थी, गोदीवाड़ा, ठीक है। ये गोदीवाड़ा है, लोथल का प्रमुख गोदीवाड़ा, ठीक है। गोदीवाड़ा जो कहाँ से प्राप्त हुआ है? गुजरात से प्राप्त हुआ है। तो लंबाई देखिए इसकी 223 मीटर इसकी लंबाई थी, और चौड़ाई की बात करें तो देखिए चौड़ाई कितनी थी इसकी? 35 मीटर इसकी चौड़ाई थी। यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं, यहाँ से और यहाँ तक 35 मीटर इसकी चौड़ाई थी। और गहराई की बात करें तो देखिए गहराई थी इसकी 38 मीटर, यानी जो गहराई है इसकी डेप्थ गहराई थी वो कितना है? गहराई। तो गहराई देख लीजिए आप, इसकी गहराई, ठीक है। गहराई कितनी थी? 38 मीटर, 38 मीटर, ठीक है। ये जो दिख रहा है ये प्रवेश द्वार, ठीक है। ये प्रवेश द्वार उत्तर की ओर था, कौन सा था? उत्तर की ओर एक प्रवेश द्वार था, उत्तर की ओर, ठीक है। उत्तर की ओर एक प्रवेश द्वार था जहाँ से नाव इसमें अंदर प्रवेश करती थी, गोदीवाड़ा में अंदर प्रवेश करती थी, ठीक है। उत्तरी भाग में इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये 12 मीटर चौड़ा था। कितना था? 12 मीटर चौड़ा होता था। ये रास्ता था एक पूरा अंदर आने के लिए, नाव के अंदर आने का एक रास्ता था, ठीक है। तो ये था इसके प्रमुख गोदीवाड़ा। आगे देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। तो यही था इसमें, ठीक है। तो आज 2 प्रमुख स्थलों के बारे में बात करी और कौन कौन सी चीज़ें वहाँ से प्राप्त हुई हैं, ठीक है। ये हमारा ये अभी 8वीं क्लास है आज, और उम्मीद कर एक 2 क्लास और होंगी इसकी, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी जो क्लास है रोज़ाना 9:30 बजे, ठीक है। इससे पहले एक अनिल सर की क्लास आती है मैथ की, ठीक है, वो 8:30 बजे शुरू होती है, और उनके बाद 9:30 बजे हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। जो हमने यूपी पुलिस को टारगेट करते हुए जो बैच स्टार्ट किया है, ठीक है, उसमें कंटिन्यू हम 8:30 बजे और 9:30 बजे आपसे मिलते हैं। आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं, और निश्चित ही आपका डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।